सदा न्यूज में खुश आमदीद। वॉशिंगटन से मैं हूं कमर अब्बास जाफरी। आज हम जो खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो कुछ यूं हैं। वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी का दौरे अमेरिका, जहां पर सदर ट्रंप से उनके मुज़ाकरात हुए हैं और सदर ने भारत के लिए अरबों डॉलर के दिफाई साजो सामान की तरसील का इंदिया दिया है, जिसमें यह भी हो सकता है कि भारत को F-35 स्टेल्थ तैयारे भी मिल जाएं। इसके अलावा अमरीकी तिजारती खसारे को कम करने के लिए अमरीका ने जिन मुल्कों पर टैरिफ लगाए हैं उनमें भारत भी शामिल है। हो सकता है कि उस पर भी वो टैरिफ आयद हों जो उन्होंने बाज दूसरे मुल्कों पर अमरीकी तिजारती खसारे को कम करने के लिए लगाए हैं। पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त तुर्की के सदर आए हुए हैं। भारत में उस पर क्या रिएक्शन है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास ने 3 और यरगमाली रिहा कर दिए हैं, जिसके एवज इस छठे तबादले में 369 फलस्तीनी भी इसराइली कैद से रिहा करके रवाना कर दिए गए हैं। हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं भारत से जनाब रुमान हाशमी, मुमताज तजियाकार हैं, एंकर हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक और तजियाकार। रुमान हाशमी साहब, सबसे पहले भारत के वजीर आजम के दौरे अमेरिका पे गुफ्तगू करेंगे। ये बताइए कि भारत ने इस दौरे से क्या खोया, क्या पाया, आप क्या समझते हैं? अ, देखें, दो तीन पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के जो वजीर आजम के पास नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में उन चीजों पर डिस्कशन होगा और फैसले कुछ लिए जाएंगे। खास करके जो इस तरह से इलीगल इमिग्रेंट भेजे जा रहे हैं, उस मुद्दे को, और H-1B वीजा को लेकर के जिस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इसके साथ ही भारत जो टेररिज्म का जो मुद्दा है, जो अमेरिका में बैठ के जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनको हालांकि एक बड़ी जीत मानी जाएगी भारत की, कि मनव्वर राणा जो थे, मनव्वर उसको अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया भारत के हवाले करने को, कनाडियन पाकिस्तानी ओरिजिन टेररिज्म के जो चार्जेस हैं उसको लेकर के। लेकिन जो और वहां जो एक्टिव हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स, उनको लेकर के कोई बातचीत का कोई ऐसा सामने नहीं आया है। रुमान दूसरा साहब, ये पॉइंट, तो एक देखिए ना, तीसरा ये तो टैरिफ एक बहुत टैरिफ को लेकर छोटा के। सा एक तरफा मसला है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय मईशत के लिए इस वक्त तो अमेरिका की मदद, भारत जो है, जो इस वक्त तो कोशिश की जा रही है चीन को कंटेन करने के लिए, उसमें भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा साथी है। और उस हवाले से अगर हम देखें तो हमको ये नजर आएगा कि भारत ने इस दौरे से नरेंद्र मोदी साहब के क्या हासिल किया है माशी तौर पर। अगर उस पर टैरिफ लग जाते हैं, अगर उसको अमेरिका का तेल और गैस खरीदनी पड़ती है, तो भारतीय मईशत को उससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? देखिए, तेल का जहाँ तक मामला है, अमेरिका का जो तेल है, जो ड्रिलिंग प्रोसीजर है, वो काफी अलग अलग तरह का है, क्योंकि शेल ऑयल ज्यादा है। जो शेल ड्रिलिंग बल्कि है वो महंगा है, अमेरिका में वो ज्यादा है। वो इस महंगा वजह है से वो वो तेल। टेक्नोलॉजी ऐसी तो महंगा है। सऊदी अरब के मुकाबले से अगर बात किया जाए तो सऊदी तेल जी कहीं ज्यादा सस्ता है अमेरिका के मुकाबले में। तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं, चाहे वो ऑयल और गैस भारत लेगा या फिर F-35 भारत को दिया जाएगा, ये सब एक तरफ से एक तरफा आप जैसे कि ऑर्डर सुना रहे हैं। एक जूनियर पार्टनर की तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा, वो एक जूनियर, भारत को लगता है कि एक जूनियर पार्टनर के तौर पर ट्रीट किया गया है। अब इसी सब मुद्दे पे आप भी, हम भी, जो हमारे खास अभी गेस्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट जो हैं, जी जी। डॉक्टर जाकिर जाकिर हुसैन हुसैन साहब, साहब जी, उनसे बात करेंगे इस पर। जाकिर हुसैन साहब। लेकिन जी हाँ। एक सवाल और ये और पैदा होता है कि पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो और आपने देखा हो, तो पाकिस्तान ने इस पर अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया है कि जनूबी जी एशिया हाँ। में तवाजुन जो है, ताकत का दिफाई तवाजुन जो है बिगड़ जाएगा। इसके बारे में भी तो आखिर तजियाकारों की कोई राय होगी। दूसरी तरफ आप नहीं तो देख रहे हैं कि जी, आप देखिए ना, फरमाइए। अगर F-35 को लेकर पाकिस्तान का ये रिएक्शन आ रहा है, तो भारत भी रिएक्ट कर सकता है
कि क्योंकि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर प्लेन चाइना से भी लेने जा रहा है, और कान जो जिस पर टर्की काम कर रहा है, स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन, उस कान का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में होगा। और ना सिर्फ ये बल्कि चाइनीज इंजन जो पाकिस्तान में बनेंगे फाइटर प्लेन, जी वो चाइनीज इंजन उसमें इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल किए WS जाएंगे, बिल्कुल। 111G जो इंजन है वो इस्तेमाल होगा। तो भारत के लिए खुद ये तशवीश की बात है कि पाकिस्तान, जहां भारत अभी 5th जनरेशन के लिए ट्राई कर रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, अमेरिका ने ऑल्दो ऑफर किया है, लेकिन पाकिस्तान तो चाइना से भी ले रहा है। पाकिस्तान ज्वाइंट प्रोडक्शन कान का शुरू करने जा रहा है, जो चाइनीज इंजन है वो इस्तेमाल करेगा। और ये भी देखिए, बड़ा पिकुलियर और इंटरेस्टिंग है कि टर्की नेटो का मेंबर है। चाइना अपनी इस टेक्नोलॉजी को, जो इंजन की टेक्नोलॉजी है, वो टर्किश फाइटर प्लेन में लगेगा जो नेटो का है, कहीं वो ट्रांसफर ना हो जाए टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान अगर इसमें कामयाब है तो पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की तारीफ करनी पड़ेगी कि बड़ी टैक्टफुली उसने और जो तैयब एर्दोगान को भी राजी कर लिया है। उनके ऊपर वाशिंगटन से कोई प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान को के साथ कोलैबोरेशन कान का नहीं करो, और चाइना को भी राजी कर लिया है कि हम कान में चाइनीज इंजन WS10G को इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो देखिए, हम यहाँ पर जाकिर हुसैन मामला साहब को जो है। लाते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को, जी उनसे हाँ, पूछते जरूर हैं जरूर। कि भारत में जो इस वक्त सिचुएशन है नरेंद्र मोदी साहब के दौरे अमेरिका को लेकर और उर्दवान साहब के दौरे पाकिस्तान को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप वैसे एक तजियाकार के? देखिए, शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने का। जी हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा हुआ है, उस पे अभी जो है बहुत कुछ नुमाया नहीं हुआ है, लेकिन एक रोड मैप क्लियर हो गया है इकोनॉमिक टर्म में कि मोदी टिट फॉर टैट की जो है टिट फॉर टैट की जो टैरिफ पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया है, तो हिंदुस्तान पर भी ट्रम्प आएगा। साहब ने। लेकिन हिंदुस्तान जी लेकिन हिंदुस्तान जो है उसका सिर्फ जो है $45 बिलियन का सरप्लस है, जो कि 11वें नंबर पे आता है। टॉप पर जो है आपका कनाडा है, मैक्सिको है, चाइना है। चाइना EU जो है टॉप पे आ रहे हैं $450 जी बिलियन का, $350 बिलियन का। तो हमारे लिए, यस और इसमें एक चीज और बात है, जो 70% जो हमारे आइटम्स हैं, टैरिफ लाइन है, उस पे सिर्फ 4% का हम जो है टैरिफ लगाए हुए हैं अमेरिकन गुड्स पर। ओवरऑल जो टैरिफ देखा जा रहा है 2.5% अमेरिका लगाता है सबके ऊपर, हमारे ऊपर भी लगाया है, और हमारी टैरिफ लाइन का जो है 9.5% है। हमने ऑलरेडी जो है अभी बजट पेश किया गया इस महीने की 1 तारीख को, तो हमने ऑलरेडी बहुत जी सी आइटम्स पे टैरिफ रिड्यूस कर दिया है, ताकि हम प्री इम्प्टिव ट्रेड डिस्प्यूट ना होने पाए अमेरिका के बाद। और वहां पे जाने के बाद भी हमने बहुत से ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं जिसमें टैरिफ कट करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अगर हकीकत में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। मसला ट्रेड का नहीं है, हमारा ट्रेड टोटल जो है $190 बिलियन का है। और जब इन लोगों की जो है जॉइंट स्टेटमेंट में इसको जो है 2030 तक इसको $500 बिलियन ले जाने की बात की गई है। जी जी $500 बिलियन किस तरीके से बढ़ेगा, ये मसला ये है कि अमेरिका जो है इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है। वर्ल्ड का 10% जो है आर्म्स इंपोर्ट करता है, और $200 बिलियन इसने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा है। तो ये सारी चीजें जो है, और न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत बड़ी नजर है इंडिया के। 2045 तक इंडिया जो है 100 गीगावाट एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से लेगा। तो ये सारे जो है मंसूबे इंडिया के जो है टेबल पर हैं, उसी की तरफ जो है ट्रंप की नजर है। और ट्रंप ये चाहते हैं कि हम जो है इंडिया के लिए नंबर 1 एनर्जी सप्लायर बन जाए, नंबर 2 एनर्जी सबसे बड़े नंबर 1 जो है आर्म्स एक्सपोर्टर हम बन जाए, नंबर 3 और जो एक है बात और सबसे भी बड़े है, एनर्जी। एक बात और भी है कि जिस तरह से जी यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में खासकर देखें तो अडानी है, और वहां पे लीड बना रहे हैं। और गवर्नमेंट के इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां सवाल भी किया गया अडानी को लेकर के। और उस तरह से वहां पे एलन मस्क है, हु इज कॉलिंग द शॉट। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करने गए एलन मस्क के साथ, तो पूरी जो ब्यूरोक्रेट
थे, फॉरेन मिनिस्टर के अलावा सारे थे, लेकिन एलन मस्क की जो पिक्चर आया, एलन मस्क अपने 4 बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ और उनकी जो नैनी थी बच्चों की देखभाल करने वाली, उनके साथ, ये किस तरह की उसका मुलाकात रीजन मैं रही बताता हूँ आपको। आपके? उसका रीजन मैं बताता यहाँ हूँ। का एक नॉर्म है, इस तरह से करते हैं, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री या इंटीमेट या फैमिली पर्सन शो करने के लिए। वो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बट ये मसला ये बट है ये कि ऑफिशियल क्या ऑफिशियल क्या मीटिंग था, ये ऑफिशियल मीटिंग थी ना। वो, हाँ, उसके अलावा भी यहाँ पर ऑफिशियल मतलब ये एक रिप्रेजेंटेटिव थे वो। डिप्लोमेटिक तरीका है, जी, ये वो एक बात सही है। नहीं, डिप्लोमेटिक वो तरीका है। एलन मस्क जो है रिप्रेजेंटेटिव थे ट्रम्प के, ये ऑफिशियली था। जी अब जी। यहाँ पर वही हमारे लिए वही नई चीज ये हुई कि वो अपने पूरे बच्चों के साथ गए। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइवेट बिजनेस क्लास है, अंबानी, अडानी और तमाम, इनकी जो जी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर का बिजनेस है, शायद इसमें बहुत ही क्लोज कॉपरेशन हो। तो ये एक बड़ा, हम पहली बारी बात जो कर रहे थे, अमेरिका जो हमसे चाहता है कि हम उनका सारा तेल खरीदें, हम नहीं खरीदते, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन एंड डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन की है। हम लगभग लेकिन 36 ग्रीन डॉक्टर एनर्जी कंट्रीज पे। जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक सवाल जी ये पैदा होता है कि अगर अगर भारत को अमेरिका का जी तेल खरीदना पड़ा, जो कि जाहिर है कि उस तेल से महंगा होगा जो ओपेक का तेल है, तो उस सूरत में भारत के $5 लिए माशी तौर पर क्या कोई बर्डन नहीं बनेगा? $5 का हमारा जो है प्रीमियम पड़ेगा। अभी हम जो है 3 साल पहले की बात बता रहे हैं, वो $5 का प्रीमियम पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि हमारे प्रॉक्सिमेट जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं। अब देखिए, नंबर 1, यूक्रेन वार शुरू होने से पहले हम रशिया से 1% से भी कम ऑयल खरीदते थे, आज वो 55% सप्लाई कर रहा है। सऊदी अरबिया जब कभी जब टॉप पर था, तो आज आप तीसरे नंबर पे चला गया, सेकंड पे हम इराक को किए हुए हैं, थर्ड पे सऊदी अरबिया है, फिर यूएई है, और फिर हमने अपने ऑयल को जो है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ डाइवर्सिफाई किया, विच इज मोर पीसफुल। इसके लिए ये वजह है कि चाइना वहां से हटा है, तो वो जगह मिली, हम वहां पे जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम मतलब आते एक हैं, हाथ तो से ले रहे इंडिया हैं, की, दूसरे हाथ से दे रहे हैं। एक हाथ से ले देखिए, रहे हैं, दूसरे हाथ से आगे। हम उनके प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखेंगे। हमारी अच्छा जो अच्छा, ये बताइए फास्ट डॉक्टर ट्रैक। जाकिर हुसैन साहब प्रेशर। कि अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, रोमान हाशमी साहब ने हवाला भी दिया उसका, और मैंने खबरों में बात की थी, जो उर्दवान साहब का दौरा है पाकिस्तान का, उसके बारे में जी, भारत में क्या रिएक्शन है देखिए, भारत का सरकारी रिएक्शन जो सतह ये पर? है, सरकारी सतह पे तो बहुत ही ऐसा वो नहीं, हमारा उनका जो स्टैंड कश्मीर पे है, वही ज्यादा हमारे लिए पिंचिंग पॉइंट है। अदरवाइज हमारे साथ उनका $10.2 बिलियन का ट्रेड है। पाकिस्तान का सिर्फ $1.4 बिलियन, $3 बिलियन का हाँ, ट्रेड है। टू जी जी। टू से जो जो उसके $5 बाद बिलियन बढ़ाने का है, हाँ, 5 बिलियन बढ़ाने की तक ले जाने का। बढ़ाने का उन्होंने। अब बढ़ाने का। टर्की का जो है दो तरफा रोल जो होता है, वो हमारे लिए, वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि एक तरफ तो भारत से जो है अपना इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ा रहा है, मिलिट्री रिलेशन भी बढ़ाने की कोशिश करता है। सबमरीन प्रोडक्शन के लिए हमने टर्की को दिया था, जब टर्की ने किया, हमने विथड्रॉ किया। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की तरफ आता है, हम उसको तरफ भी देखते हैं कि पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर वेपन लेना चाहता है, क्योंकि टर्की का रोल जो अभी जो गाजा में हुआ, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर खुदा बाय द वे किसी तरीके से पाकिस्तान पे कोई क्राइसिस आती है, तो अगर गाजा को सामने रख के हम डील करते हैं, तो टर्की कोई बहुत बड़ी मदद करने को नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जान खुद फंसी हुई है। देखिए, आप जो न्यूक्लियर मगर की आप ये बात कर देखिए रहे हैं, जाकिर पाकिस्तान हुसैन हर साहब, चंद के एनपीटी का मेंबर नहीं है, नहीं लेकिन पाकिस्तान कमिटेड है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन पे बिलीव करता है। तो ये बात तो खारिज अज़ इम्कान नजर आती है कि तुर्की को वो न्यूक्लियर सप्लाईज फराहम करेगा। तुर्की चाहता है ऐसा लगता पाकिस्तान नहीं दे है ना कि दे, ऐसा होगा। नहीं, तुर्की लेकिन चाहता जाकिर है, हुसैन क्योंकि साहब, परेशान है ना, रशिया की तरफ भाग रहा है, पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है, कभी ईरान की तरफ भी भाग रहा था, नॉर्थ कोरिया की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वो जान रहा है जो उसके मंसूबे हैं, विदाउट न्यूक्लियर पावर वो इमर्ज नहीं हो पाएगा। देखिए ना जाकिर हुसैन साहब, आपने अभी गजा के जी हवाले से बात जो कही, आपने टर्की जी की पोजीशन को गजा के हवाले से जो बात कही, इस चीज को ऐसे भी तो देखा सकता है कि मिडिल ईस्ट में टर्की लंबे समय के बाद, सुल्तान उस्मानिया के डाउनफॉल के बाद मिडिल ईस्ट में टर्की कदम जमा रहा है। आज सीरिया में वो मौजूद है,
टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया कि ऑटोमन एम्पायर के सल्तनत उस्मानिया के जमाने में फलस्तीन इंडिपेंडेंट सूबा था टर्की का। तो गजा अगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं गजा को लेने का, तो टर्की का ये कहना है कि गजा टर्की का पार्ट हो सकता है और एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पे हो सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है जब जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो जो कोशिश थी उस जमाने में मलेशिया, इंडोनेशिया और टर्की और पाकिस्तान मिल करके एक अलग पैरेलल सऊदी अरब जो अगुआ है ओआईसी मुस्लिम में, हाँ वर्ल्ड का, जी इस्लामिक वर्ल्ड का, उसके पैरेलल जी। तैयब यानी कोशिशें खड़े हों, एक इस्लामिक चैनल बनाने की भी बात थी। यही कोशिश का एक हिस्सा तो नहीं है टर्की। तो इस पोजीशन को, मुझे तो ये लगता है टर्की इस पोजीशन को एंजॉय कर रहा है। तैयब उर्दगान देखिए, नहीं, इस वो पोजीशन को मौका एंजॉय चला कर रहे हैं गया, कि वो असल मौका खत्म हो गया। मैं नहीं समझता रुमान हाशमी साहब कि इस किस्म का कोई मूव होगा, या अगर हुआ भी तो उसमें कोई कामयाबी हासिल होगी, इसलिए पहले भी इस किस्म की कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन उनमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। इसलिए कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और वो अपने ज़ाती और मुल्की और कौमी मफादात के मुताबिक जाते हैं। तो ये मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, खासतौर पर गजा के हवाले से, जैसे डॉक्टर जाकिर साहब ने बात की, क्या आप ये समझते हैं कि तुर्की आने वाले दिनों में कोई अहम रोल प्ले कर सकता है गजा के हवाले से, जैसा कि प्लान्स हैं और कहा गया है कि फलस्तीनियों को वहां से निकाल कर कहीं और आबाद किया जाए और उसको डेवलप किया जाए? जी डॉक्टर साहब। इस चीज को देखिए, ऐसा है डॉक्टर कि साहब, टर्की टर्की खुद परेशानी में फंस चुका। मेरा अपना जो नजरिया है, अभी जो है जी सीरिया सेटल नहीं हुआ है, अभी तो वहां बहुत कुछ अनफोल्ड होने बाकी है। रही बात ठीक है। टर्की की बिल्कुल। मिलिट्री कैपेबिलिटी को, उसको ना तो अमेरिका उसको इस तरीके से छोड़ेगा, ना तो इसराइल छोड़ेगा। अब नतीजा निकल बिल्कुल। के क्या सामने आता है वो अलग बात है। अरब स्प्रिंग में जिस तरीके से उर्दुगान को सुल्तान और एक नोस्टैल्जिक पावर की तरह देखा जा रहा था, वही तस्वीर सामने आ रही है। तो टर्की टर्की उस रीजन में ना तो ईरान के साथ कोई जो है ऐसे एग्रीमेंट कर बैठा, कोई ऐसी अच्छे रिलेशन है, ना सऊदी अरबिया के पास है। तो टर्की अगला टारगेट जो मेरे नजर में है, जो अगर मुझसे पूछेंगे तो अगला टारगेट टर्की है, और उसमें टर्की फंसता जा रहा है। आप इसीलिए ये समझते दौड़ हैं के कि पाकिस्तान मिस्र की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ दौड़ आए हैं कि हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान इस कंडीशन नहीं है। आप बिल्कुल ये समझते हैं कि पाकिस्तान मिस्र इस सिचुएशन में है कि वो अमेरिका के खिलाफ या वेस्ट के खिलाफ नहीं कर पाएगा, नहीं कर किसी पाएगा, इक़दाम में शामिल हो सके? नहीं कर पाएगा। इमरान खान होते तो कुछ और बात होती। सही अच्छा। सही। अभी तो अच्छा, अभी तो पाकिस्तान को चाइना से छुड़ाने में लगा है ट्रंप। अभी उस पर बात ही नहीं किया, उठाया ही नहीं पाकिस्तान का मसला। उसको तो चाइना से अलग करना, चाइना को सिंगल आउट करके फिर उसको कंटेन करने की पॉलिसी। अब कितना कामयाब होता है वो एक अलग चीज है। अभी देखिए, दुनिया के सबके साथ जो है टैरिफ की बात की है, लेकिन चाइना के साथ जो है वो रिटेलिएशन हो गया। 400 $450 बिलियन पे उसका टैरिफ लगाया है 10%, और उसके रिटेलिएशन में 10% चाइना ने अमेरिका के सिर्फ $20 बिलियन के ट्रेड पर लगाया है। देखिए, चीन की बात बहुत मुख्तलिफ है। चीन तकरीबन बराबर की कुव्वत है और चीन को अब वो आज की दुनिया में, आज की सियासत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक रियलिटी है जिसको हम सबको तस्लीम करना चाहिए। यही यही चीन के चीज मामले को आप छोड़ दें। हिंदुस्तान में एक ये फैक्टर है, कहीं अमेरिका और चाइना आपस में हाथ मिला के G2 बना ले या कुछ तरीके से बना ले, तो हमारी क्या पॉलिसी होना चाहिए। तो हमने जो है, हमने भी वहां पे मोदी साहब ने ये दिखा दिया है, समझा दिया है कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट है, तो मीका की बात की, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और उससे जो है एक जो है मेगा बनेगा, मेगा पार्टनरशिप बनेगी, जिससे दोनों। तो हमने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर ट्रंप जो है अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि अमेरिका को, इंडिया को ग्रेट बनाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी करके आए हैं। ठीक है, आप टैरिफ लगाएंगे, हम उसका जवाब देंगे। 2018 में इन्होंने टैरिफ लगाया था हमारे स्टील और एल्युमिनियम पर 10% और 25%। हम 15 महीने वेट करते रहे, जब इन्होंने नहीं माना तो उनके प्रोडक्ट 29 प्रोडक्ट पे हमने फिर काउंटर टैरिफ लगाया।
और अभी जो टाइम दिया गया है वो अप्रैल 1 तक, ये जो है इनकी ट्रम्प की टीम पूरी अप्रैल 1 को जो है पूरे वादा करेगी कि इसके साथ क्या करना है। और दोनों कंट्रीज ने एक टाइम ले लिया है 1 साल का, कि 1 साल बाद एक कमेटी बना के जो नतीजे आएंगे हम करेंगे। लेकिन ट्रम्प का उस मसला पर ये है अमल यहाँ करेंगे, पर। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर जाकिर साहब, जहां तक को ट्रम्प साहब की पॉलिसी का ताल्लुक है, अगर आप वो हकीकी नुक्ते नजर से देखें तो ये आपको महसूस होगा कि अपने पहले टर्म में भी उन्होंने यही बात की थी और अब भी उन्होंने यही बात की है कि अमेरिका फर्स्ट। और जाहिर है कि अमेरिका ही क्यों हर चीज की कीमत अदा करे। अमेरिका के लोगों का भी तो टैक्स जाता है, अमेरिका के लोगों को भी तो फैसिलिटीज हासिल करने का हक है। आप दुनिया भर टैरिफ लगाती है तो अमेरिका क्यों ना टैरिफ लगाए। उनकी पॉलिसीज के बारे में अगर आप नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल दुरुस्त नजर आती हैं। लेकिन जी हम सवाल ये है कि भारत जैसा मुल्क जो अभी अंडर डेवलप है, उसको भी बहुत आगे जाना है। क्या वो अपनी इकोनॉमी पर आने वाले दिनों में इस किस्म की चीजों का बर्डन बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, और हमने जाकिर जहां तक साहब बताया एक सवाल इसमें, जाकिर साहब कि एक मिनट एक मिनट, एक सवाल इसमें और जोड़ लीजिए, एक सवाल इसमें और ऐड ऑन हो जाता है। जी वो ये कि क्या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ स्ट्रेटेजिकल रिश्ते को और मजबूत करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि भारत को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं चीन के खिलाफ? तो भारत क्या इस्तेमाल खुद को होने देगा? हर कंट्री एक नहीं, दूसरे को अपने मफाद। देखिए, अब हर मुल्क का अपना मफाद होता है। जाहिर है भारत अपने मफादात के तहत ही अमेरिका के साथ तो है, जो 4 मुल्कों का एक ग्रुप बना हुआ है वो ऑलरेडी मौजूद है वहां पर। लेकिन सवाल यह है कि इस सब के साथ साथ क्या भारतीय मईशत अफोर्ड कर सकती है महंगा तेल खरीदना, या अपने दिफाई निजाम में सिर्फ एक मुल्क के हथियारों का शामिल होना? क्या ये वही उसके लिए वही मैं फीजेबल आ है? रहा हूँ। आप जी मुझे 2 मिनट दीजिए तो मैं वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जी, आपको। फरमाइए ये प्लीज। ट्रम्प की तरफ जी से ऑफर दिया, प्रेशर है, ऑफर है, प्रेशर भी है। लेकिन हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है, फ्यूल में देख लीजिए, एनर्जी में देख लीजिए, हिंदुस्तान 36 कंट्रीज से ऑयल खरीदता है और इसकी पॉलिसी ये है, डेस्टिनेशन एंड फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन दोनों है। हमारे यहाँ जो है तेल भी है, कोयले का है, ऑयल का है, एलएनजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी है, बायोफ्यूल है, ईवी है। अगर आप हिंदुस्तान की सड़कों पे आके देखिए, इन 5-6 तरीके, सोलर है, विंड है, ये सारी चीजें साथ ही साथ पैरेलल चल रही हैं। बायोफ्यूल में भी हमने बहुत अच्छा सब कर लिया। हमने अपने ऑटो इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट कर लिया है कि 5 साल बाद आप ऐसे इंजन बनाएंगे कि जो बायोफ्यूल के लिए सुइटेबल हो। अब आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर। ट्रम्प ने बहुत ज्यादा, मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की। उससे पहले ही एक दिन पहले हम फ्रांस के यहाँ गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर उस साइट पे, उस फैक्ट्री के पास गए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के पास। और फ्रांस ऐसी कंट्री दुनिया में है जो 50% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करती है। हमारे सामने जो है, हमने क्लियर कर दिया है कि फ्रांस से हम भी लेंगे, रशिया से भी हम लेंगे और आपसे भी लेंगे। हम अपने पूरे अंडे एक बास्केट में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। हम अपनी आर्म ट्विस्टिंग नहीं कराएंगे। हमारे सामने एक हिस्टोरिकल एग्जांपल है, जब 1974 में हमने पोखरण किया था तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा था। और उस वक्त जो है तारापुर एनर्जी में रिफाइंड न्यूक्लियर यूरेनियम देना बंद कर दिया था। हम सफर बहुत किए थे। तो हमारे सामने प्रेसिडेंट है। 1998 में जब हमने फिर किया, पाकिस्तान में साथ में किया, हमारे ऊपर 200 कंपनीज पे हमारे सैंक्शन लगाया था, जो धीरे धीरे खत्म करके बाइडेन ने जाते जाते 3 बची थी उसको भी खत्म कर दिया। तो अब ये जब 2008 में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 हुआ था, वो इनडायरेक्टली जी एक्सेप्ट कर लिया गया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। तो इसकी वजह से जो है वो चाहते हैं कि हम जो है 6 न्यूक्लियर इस 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्मॉल वहां पे लगाएंगे इंडिया में, जहां पर कोल्ड कोल्ड रन जो है पावर प्लांट जब बंद होंगे उस पे लगाएंगे, और छोटे छोटे अच्छा लगाएंगे ताकि उसका डिजास्टर कम अच्छा, हो। सही है। स्मॉल। अच्छा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, हमारे पास थोड़ा सा वक्त तो अब शॉर्ट होता जा रहा है। मैं जरा जी थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा इसको, मतलब मीशत से जरा सा मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। जैसा कि गजा के बारे में अमेरिकन पॉलिसी आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इंडिया का क्या रिएक्शन है जो ट्रम्प साहब ने सजेशन दिया है गजा के बारे में और फलस्तीनों को मूव करने के बारे में, उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इंडिया की 2 पॉलिसी है।
हमारा इजराइल भी दोस्त है, लेकिन हम फलस्तीन की पीपुल का और टू नेशन के साथ खड़े हुए हैं। अगर फलस्तीन के लोग, अरब के लोग उसको मानते हैं तो वोट हमारा हमेशा टू नेशन की तरफ रहेगा। आप ये हेलो हमारा है, हम जी। फलस्तीनियन के साथ हैं। हमारा उसमें अब लेकिन जब अभी सऊदी, तक अब भारत ने आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी सऊदी अरबिया सालिसी करने जा रहा है ट्रंप की और पुतिन की, रियाद में। तो क्या मतलब जी है जी। इसका? पुतिन भी आईसीजे के कल्प्रिट हैं। तो क्या रियाद में आके आईसीजे के कल्प्रिट को वो उनको धुल देंगे, पुतिन को? भाई देखिए ना, तो कल्प्रिट इसका तो मतलब इसलिए नहीं है कि इतना अमेरिका ने तो इतना उनको बैन कर दिया है। देखिए ना, अमेरिका ने तो जो फौजदारी अदालत है, आलमी फौजदारी अदालत, तो उसको पाबंदी ही लगा दी है। तो उनका तो हर फैसला नल एंड वाइड हो गया है। है उसमें, पुतिन को अपने यहाँ उसकी तो बुला कोई के उनके साथ अहमियत ही नहीं मुलाकात रहेगी अब। कराएंगे, अपने यहाँ बुला के मुज़ाकरात कराएँगे पुतिन को, तो ये भी उन्होंने जी ऐसी जी। जगह खत्म कर दिया। तो एक ऐसी जगह लाके सऊदी अरब को छोड़ा है कि $1 ट्रिलियन भी वो इन्वेस्ट करेंगे और ट्रम्प की पॉलिसी भी करेंगे। और ट्रम्प ने उनसे कह दिया कि आप मिडिल ईस्ट में चौधरी फिर हैं। पहले टर्म में वहां विजिट किया था, फर्स्ट विजिट। सेकंड विजिट में इस तरीके से मिडिल ईस्ट की लीडरशिप दिया। अब ईरान के साथ एक टसल आ गया। अच्छा, आप ये अब देख एक रहे हैं क्या आखिरी हो रहा बात। है। अच्छा, अब जी, एक आखिरी बात, आप अब क्या, आप मुस्तकबिल का क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्या मंजरनामा है मशरक वस्ता का आपके नजर में? अभी तो हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी लड़ाई और होगी, क्योंकि दो कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में अभी किसी की और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। वो डिटरमिन्ड है, लेकिन जो सीज फायर हुई है उसमें इसराइल बुरी तरीके से मुंह की खाई है। अगर ये डील ना होती, ये पीस सीज फायर ना होता, तो आज सिचुएशन दूसरी होती है। ना हमास ने एक्सेप्ट किया, और सीसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा व्हाइट हाउस। अगर गाजा की बात होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और जिस तरीके से जॉर्डन के किंग वहां पे बैठे हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो माने नहीं। उसने कहा कि 2000 जो है कैंसर पेशेंट हमें दे दीजिए। तो इन सब की, आप सबसे बड़ा, वॉइस ऑफ अमेरिका में मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था शुरू के दौर में। ये जो हमास के फाइटर्स थे, जंगजू, एक इंडिपेंडेंट, इसको कोई नहीं चाहता अरब बादशाहत में कि उनके मुल्क में आए, क्योंकि उनकी गद्दी। जी अभी एक सर्वे निकला है, उसमें 90% सऊदीज कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो और एमबीएस का जो स्टेटमेंट आया कि मेरा हशर जो है वो अनवर सादात की तरह हो जाएगा, इसीलिए वो इमीडिएटली इस पे रिएक्शन दिए। और आज भी वो वक्तन फवक्तन स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम लैंड फॉर पीस करेंगे। अदरवाइज अगर ये प्रेशर ना होता तो सऊदी अरबिया जो है पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाले होता। रिलेशन जो खराब हुआ था इमरान खान से कि इमीडिएटली 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमारा लोन वापस करो, क्या था ये? सऊदी अरब हम्म, सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम पहले, तुम जो है इसराइल से रिलेशन नॉर्मलाइज करो, फिर हम करेंगे। वही तो है चौधरी। अच्छा, रुमान साहब, एक बात और बताइए आप, मतलब जो गुफ्तगू हो ही रही है मिडल ईस्ट के हवाले से, कि ये जो मुस्लिम ममालिक को कोशिश कर रहे हैं कि कंसोर्शियम टाइप की चीज कोई डेवलप करें गजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आप समझते हैं कि इसमें कामयाबी हो सकेगी, रुमान साहब? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, जी। कंसोर्टियम की जो बात हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या उसको एग्री करेंगे। सर, पहले ये इशू, ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया है उन्होंने कि हम गजा को ले लेंगे। अब वो जॉर्डन के किंग से मुलाकात हुई, उन पर दबाव बना रहे हैं, सऊदी पे, इजिप्ट पे दबाव बना रहे हैं। ये अगर इशू रिजॉल्व होता है, क्योंकि कंसोर्टियम तो जब बनेगा जब ये बातचीत आगे एडवांस होगी कि ठीक है, गजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड तैयार है, रेदर अमेरिका तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप तैयार है कि गजा का रिकंस्ट्रक्शन हो, इस सूरत में कि वो डिस्प्लेस नहीं हो, फलस्तीनी वहीं मौजूद रहे। अगर इस पे बात बनती है तो ये कंसोर्टियम बन सकता है, क्योंकि जैसा कि जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि कोई भी अरब कंट्री ये नहीं चाह रहा है कि ये फलस्तीनी आए। जॉर्डन में खुद फलस्तीनी मेजोरिटी में है। जॉर्डन के किंग ये नहीं चाहेंगे कि फलस्तीनी और 10 लाख वहां आके बच जाए और कल को मजीद उनके फलस्तीनी वहां पहुंच हुकूमत, जाए, बिल्कुल। हाँ, उनके हुकूमत को खतरा हो। इसलिए कि जॉर्डन में तो एक तो दफा फलस्तीनियों का कत्लेआम भी हो चुका है, जब बगावत हुई थी, याद होगा आपको। तो मैं ये समझता हूं कि जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी चीज जो हरफ आखिर नहीं होती सियासत में,
तो मेरे ख्याल में हम इस डिस्कशन को यहीं पर अब छोड़ते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को, रुमान हाशमी साहब को, और हमारे जो तजियाकार थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनकी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।